हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ढेर सारे डेरिवेशंस को देखा था। हम लोगों ने आज हम लोग उसी से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ और डेरिवेशंस देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर वो हेमिस्फेयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हेमिस्फेयर, है ना। चार्ज हेमिस्फेयर के कारण उसके सेंटर पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ये देखिए, ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये इसका सेंटर हुआ। सेंटर से कहीं के भी डिस्टेंस मापेंगे तो वो हम लोगों को आर ही मिलेगा, और इसी पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हो गया R। चार्ज क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है। चार्ज का अमाउंट Q है और चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। पूरे पे Q है ना। तो अगर हम लोग कोई छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, इतना छोटा सा, तो इस पे चार्ज कितना होगा, dq होगा, और एरिया इसका कितना होगा, dA। और ये dq इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट से ये dq भी r डिस्टेंस पे है। ये dq हम चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं, यहां पर लेंगे ये भी r डिस्टेंस पे होगा, यहां पर लेंगे ये भी r डिस्टेंस पे होगा, यहां पर लेंगे ये भी r डिस्टेंस पे होगा, कहीं पर भी लेंगे ये dq जो पॉइंट P से होगा r दूरी पर ही होगा। तो अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई ए क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया। चूंकि ये कंडक्टर है इसलिए चार्ज जब भी दिया जाएगा किसी कंडक्टर को तो वो उसको यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। तो Q बाई ए करते हैं, तो Q बाई ए इसका किसका, हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर। ये हमें Q का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले dq के कारण इस पॉइंट पर dv का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dq अपॉन, ये dq इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, r। ओके, तो v अगर कैलकुलेट करना होगा तो v कैलकुलेट करने के लिए dv को हम इंटीग्रेट करेंगे। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इट इज इक्वल टू k बाई r को बाहर किए और इंटीग्रेशन ऑफ dq। dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू k q बाई r प्लस c। ओके, q का वैल्यू देखिए तो कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर। v इज इक्वल टू k का वैल्यू डालेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे डालेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर बटा r है तो r डाल दिए। 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल और r से ये स्क्वायर कैंसिल। तो हम लोगों को हेमिस्फेयर के कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिला, v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये हम लोगों को किसी हेमिस्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिला सेंटर पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के कारण
अलग अलग स्फीयर पे जो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, यहां पर देख लीजिए हमारे पास दो स्फीयर हैं, दोनों का सेंटर कॉमन है। स्फीयर ए का भी सेंटर यही है, स्फीयर बी का भी सेंटर यही है। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2। दोनों कंडक्टर है, इस पर चार्ज है Q2 और इस पर चार्ज है Q1। तो पहले हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि किसका पोटेंशियल कितना होगा, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट स्फीयर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, अगर फर्स्ट स्फीयर की बात करें तो फर्स्ट स्फीयर पे सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और अगर उसके बाहर की दूरी होती है तो सेंटर से जितनी दूरी पर वो डिस्टेंस जितना दूरी पर होगा उतने दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं और स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह मान लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस से लेकर सेंटर तक कांस्टेंट होगा KQ1 अपॉन R1। ठीक है, अगर इंडिविजुअली हम दूसरे सरफेस की बात करें, 4 सेकेंड स्फीयर, तो सेकेंड स्फीयर का भी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस से लेकर यहां तक कहीं पे भी हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, इस सरफेस पे हो, कहीं पे भी हो, या इस सरफेस से लेके इस सेंटर तक कहीं पर भी होगा, इसका वैल्यू KQ2 अपॉन R2 होगा। इस सरफेस का यहां से लेके यहां तक KQ1 अपॉन R1 होगा, और इस सरफेस का यहां से लेकर इस सेंटर तक KQ2 अपॉन R2 होगा। अगर हम लोग अब किसी पॉइंट पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बाहर निकालते हैं तो बाहर इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो मान लेते हैं बाहर अगर R3 डिस्टेंस पे होगा तो इसके कारण ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो KQ2 अपॉन R3, KQ1 अपॉन R3, तो ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना। लेकिन अगर इसके अंदर हो या इसके अंदर हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि इस सरफेस पर कोई पॉइंट A लेते हैं और बोलते हैं कि A पर इन दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के कारण नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो इस सरफेस पर है, इस सरफेस पर है, तो ये सरफेस से लेके पहले गोले के कारण सरफेस से लेके सेंटर तक इस गोले के कारण यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1। और इसके भी, ये सेकेंड सरफेस के भी अंदर है, तो सेकेंड सरफेस के भी अंदर इस स्फीयर के लिए के कारण इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट होगा KQ2 अपॉन R2 होगा। तो ये पॉइंट इसके अंतर्गत भी है और इसके सरफेस पर भी है, तो दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। तो V नेट चाहे VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। लेकिन हम जैसे ही ये पॉइंट आगे बढ़ा के यहां पर कर देते हैं पॉइंट B, तो पॉइंट B इससे कितनी दूरी पर है,
2 दूरी पर है, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस पर कितना दूरी है, R2। तो ये अंदर वाला स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट भी कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कि Q1, इसका चार्ज कितना है, Q1 है बटा R2। और सेकेंड सरफेस के लिए देखेंगे तो सेकेंड सरफेस के लिए सरफेस से लेके इनसाइड में वैल्यू कांस्टेंट रहेगा KQ2/R2, और दोनों को जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल हम लोगों को मिल जाएगा। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1/R2 प्लस KQ2/R2। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा B पर और A पर। ओके, हम एक और सरफेस ले लेते हैं, एक और सरफेस ले लेते हैं यहां पर। इसका फिगर अलग से बनाइएगा आप लोग। ओके, एक और सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, और ये सरफेस कितनी दूरी पर हो गया, R3 डिस्टेंस पर हो गया ये सरफेस, और इस पर चार्ज हो गया Q3। तो जिस तरह से Q1 के कारण इसके इनसाइड में, सरफेस से लेके इनसाइड में कितना KQ1/R1, इसके कारण इसके सरफेस से इनसाइड तक KQ2/R2, और Q3 के कारण उसी तरह से कितना हो जाएगा, V इक्वल टू K फोर थर्ड स्फीयर, V इक्वल टू KQ3/R3, KQ3/R3 ये हो जाएगा। अब हम लोग पॉइंट A के लिए निकालते हैं। तो पॉइंट A इसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत होगा, तो यहां से यहां तक नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए KQ1/R1। ये सेकेंड के भी इनसाइड में है, तो सेकेंड के भी इनसाइड में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ2/R2। थर्ड के भी इनसाइड है, तो थर्ड के इनसाइड में क्या हो जाएगा, KQ3/R3। तो हम लोग नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए VA निकालेंगे, तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। ओके, अगर हम लोग पॉइंट B पे निकालते हैं, तो पॉइंट B जो है Q1 से कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है ना, लेकिन Q3 के इनसाइड में ही है। तो VB निकालेंगे, तो VB इक्वल टू KQ1/R2। ये R2 दूरी पर है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, लेकिन सेकेंड सरफेस पर ये है, तो सरफेस से लेके इनसाइड तक सेकेंड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा KQ2/R2। बट ये अभी भी थर्ड स्फीयर के इनसाइड में ही है, तो थर्ड स्फीयर के इनसाइड सरफेस से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ3/R3। तो इसको ऐड कर देंगे, KQ3/R3, ठीक है। बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं C। तो ये C R3 डिस्टेंस पे है, Q2 के लिए भी और Q1 के लिए भी, और Q3 के लिए तो है ही। तो VC निकालेंगे, तो VC इक्वल टू Q1 के लिए ये पॉइंट R3 डिस्टेंस पे है, तो Q1 ये इस पे चार्ज, फर्स्ट चार्ज कितना है, Q1 है, और डिस्टेंस कितना है, R3 है। तो क्या लिखेंगे, KQ1/R3 प्लस सेकेंड स्फीयर की बात करते हैं, तो सेकेंड स्फीयर में चार्ज कितना है, Q2 है, और डिस्टेंस कितना है, R3 है। तो KQ2/R3 प्लस थर्ड स्फीयर का देखते हैं, तो थर्ड स्फीयर का सरफेस से लेके इनसाइड तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, KQ3/R3। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बाई R3 कॉमन ले लिए तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग स्फीयर के। अब इसमें थोड़ा अर्थिंग वाला कंसेप्ट डालते हैं। ओके, जब अर्थ किया जाता है, इसे मिटा देते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। इसका दूरी है R1 और इसका दूरी है R2। मान लेते हैं ये Q1 बराबर Q है और Q2 बराबर मान लेते हैं Q डैश है। चेक, Q1 बराबर Q और Q2 बराबर हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हमको इस पर भी पोटेंशियल निकालना है और इस पर भी पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको अर्थेट करते हैं, बाहर वाले सरफेस को अर्थेट किए है ना, पहले बाहर वाले को देखते हैं। तो अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब बाहर पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हम लोगों को वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, तो सरफेस 1 का कितना होगा? सरफेस 1 का हो जाएगा K Q1 अपॉन R1। सरफेस 2 का K Q2 बाई R2। ये हो जाएगा। पहले सरफेस पे हम बात करते हैं और दूसरे सरफेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा सरफेस की बात करते हैं। फॉर सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये कितना हो जाएगा? इसके लिए ये R2 दूरी पर है, तो V नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन R2 प्लस K Q2 अपॉन R2 और इट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन R2 बराबर माइनस K Q2 अपॉन R2। R2 से R2, K से K। Q1 का वैल्यू है Q, तो Q बराबर माइनस Q2, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस Q। Q2 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना? माइनस Q। इट इज इक्वल टू माइनस Q हो गया। अब फर्स्ट सरफेस पे निकालते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू, फर्स्ट सरफेस यही ना है, तो ये इसके भी सरफेस से लेके इनसाइड तक कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन R1, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। तो V इक्वल टू K Q1 की जगह पे Q बाई R1 प्लस माइनस माइनस K Q अपॉन R2। तो KQ को कॉमन कर लेंगे, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल हमारा फर्स्ट स्फीयर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब बाहर वाले स्फीयर को हम अर्थेट करते हैं। अब क्या करते हैं कि अंदर वाले स्फीयर को अर्थेट करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं इसको। अंदर वाले सरफेस को हम अर्थेट करते हैं, तो अंदर वाला सरफेस का V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है ना।
अभी हम लोग क्या करते हैं, Q2 पता नहीं है हमको, ठीक है, तो अंदर पे क्या हो जाएगा, के वी इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 और बराबर 0, ठीक है। तो के Q1 अपॉन R1 बराबर माइनस के Q2 अपॉन R2, के से के कैंसिल कर देते हैं, Q1 का वैल्यू है Q बटा R1, ये R2 को इधर लेके आए तो ये हो गया R2 बराबर Q2 माइनस Q2, तो Q2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस R2 बाई R1 इंटू Q। अगर ये चार्ज हमको पता रहता, ये अननोन हो जाता तो क्या हो जाता, Q1 इक्वल टू माइनस R1 बाई R2 इंटू Q हो जाता, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड सरफेस पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1, सॉरी Q1 से ये कितनी दूरी पर, R2 की दूरी पर है, तो Q1 अपॉन R2 प्लस के Q2 अपॉन R2। तो V इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू Q है अपॉन R2 प्लस माइनस माइनस के Q2 के जगह पे लिखेंगे R2Q बाई R1 R2, ठीक है। तो हम लोग V इक्वल टू के Q अपॉन R2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बच जाता है 1 माइनस R2 बाई R1। ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह इसको बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से स्पष्ट है कि पोटेंशियल उस सरफेस पर सभी जगह इक्वल होगा। तो इसको डिफाइन भी इसी तरीके से करते हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग इक्वल पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। किसी भी दिए गए सतह के सभी पॉइंट का स्थान जहां पर पोटेंशियल इक्वल है, एक समान है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हम लोग देखेंगे, ओके। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स on surface having equal potential is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस।
है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। सम important points regarding to इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेंसिटी होगा, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जितना डेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सरफेस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। करेंगे हम लोग। डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल surfaces represent the density of equipotential surfaces represents the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जितना डेंस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, उतना ही हाइयर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। लिख सकता हूं, डेंसर the surfaces having greater field स्ट्रेंथ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये सरफेस जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अधिक होगा। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, है ना, वो हमेशा इस सरफेस के नॉर्मली निकलते हैं या नॉर्मली ही टर्मिनेट होते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always normal to the
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होते हैं। अब देखिए चार्ज का जो शेप है ना, यदि हम पॉइंट चार्ज की बात करें या फिर किसी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो किस प्रकार का इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, या फिर अगर हमारे सामने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किस प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस करेगा, दोनों में अंतर आ जाता है। तो यदि हम बात करें किसी पॉइंट चार्ज की या किसी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, चार्ज के स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो स्फेयर एक फैमिली ऑफ स्फेयर जो है प्रोड्यूस करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, मतलब नंबर ऑफ, पहले ये है, इसके ऊपर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके ऊपर एक और, सबका सेंटर मतलब एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। फोर पॉइंट चार्ज और spherical distribution of charge, for point charge or spherical distribution of charge, equipotential surfaces are produced in form of family of concentric स्फीयर्स, है ना। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकल चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, है ना। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों का फिगर एक साथ हम देखते हैं। For uniform field, equipotential surfaces are plane perpendicular to फील्ड लाइंस। जैसे इसका देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे।
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे ये हो जाएगा 40 वोल्ट, ये हो जाएगा 30 वोल्ट, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। जैसे जैसे दूरी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ये पोटेंशियल घटते जाएगा। बात करते हैं इसका, तो हमारे सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन परपेंडिकुलर टू, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपको 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पर ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है वो देखते हैं। देखिए, हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस सरफेस पे एक पॉइंट यहां पर लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वही पॉइंट यहां पर, मतलब थ्रू आउट ये पूरे सरफेस पे पॉइंट किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो बिंदुओं के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अगर पोटेंशियल सरफेस जीरो मिलेगा तो उसका जो वर्क डन होगा, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कराते हैं तो पहली बात कि चार्ज मूव करेगा नहीं, है ना, क्योंकि चार्ज को अपने आप मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं रहा है तो चार्ज मूव कैसे करेगा। इन केस अगर किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण हम चार्ज को मूव कराने में सफल होते हैं, तो अगर वर्क डन हमसे पूछा जाए तो इस पोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर इसके 40 वोल्ट के कारण अगर पूछा जाए कि वर्क डन कितना हुआ तो वो होगा जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन हमारा जीरो हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। पोटेंशियल difference between 2 points of an equipotential surface is ZERO, zero. Hence, work done to displace the charge, work done to displace the charge from one to another
point is 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, एनी शेप का, है ना, उसका शेप रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर उसके पास चार्ज है तो उस चार्ज को यूनिफॉर्मली सभी जगह एक समान रूप से बांट देता है। मतलब उसके पूरे सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो पूरे सरफेस पर एक पोटेंशियल जो है वो इक्वल पाया जाएगा, है ना। तो कोई मेटालिक सरफेस जो होता है, कोई कंडक्टर का जो सरफेस होता है, वो किसी भी शेप का हो, वो अपने आप में क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग। मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप is an इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। अच्छा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, है ना। तो नोट कर लेते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल surfaces are never cross each other। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का अपना अलग अलग वैल्यू होगा, और जब वो क्रॉस करेगा तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा वहां पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका है वैल्यू 40 वोल्ट, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका वैल्यू है 30 वोल्ट। तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर काटा, तो इस पॉइंट पे या तो ये 40 वोल्ट होगा या तो ये 30 वोल्ट होगा। ठीक है, दोनों के लिए ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो इस पर तो थ्रू आउट ये पोटेंशियल सरफेस हुआ कहाँ, यहाँ पे तो पोटेंशियल वेरी कर जा रहा है। तो पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, है ना। और यही कारण है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।